जय हिंद प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में विगत जो यार हम लोग ने 15 क्लास किया है, उन सभी टॉपिक का शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे। और आज जितना पोर्शन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो आपके यार एग्जाम में 12 से 15 मार्क्स का वेट रखता है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे यार ये 15 क्लास अच्छे तरीके से देखे हुए हैं, समझिए यार कि उनको यार मजा आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो नहीं देखे हैं जाकर उसको देखिए। और अगर आपका पढ़ाई थोड़ा सा भी अच्छा है तो यार इस वीडियो के साथ आप बनिए। और चलिए चलते हैं हम लोग यार सफर पर। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला बैच के लिए आपको यार ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका क्यूआर कोड स्कैन करके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने। और एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप के लिए ये क्यूआर कोड है। चलिए यार समय वेस्ट नहीं करते हैं, संडे है और हम लोग का यार काम क्या है कि अपने आप को सही ढंग से तैयार करना। देखिए यार, पहला टॉपिक आपका यार वायुमंडल। आप कोई भी सेट देख लीजिए, आपको यार वायुमंडल से आपको यार एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। और देखिए, जो अभी मैं 5 मिनट आपके साथ बात करने वाला हूं, और आप अगर वो क्लास मेरा वायुमंडल वाला देखे हुए हैं तो देखिए आपको मजा आ जाएगा। देखिए यार, पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये सब बच्चा यार जान रहा है कि सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, और तीसरा नंबर पर गैस प्यारे बच्चों हम लोग के वायुमंडल में क्या है तो आर्गन है 0.93%। और भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है आपको यार 0.03%। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। बच्चों अब देखिए यार, वायुमंडल में जितने भी यार गैस हैं उन सब गैस का यार भार अलग अलग है ना जी, नेचर अलग अलग। इसलिए वायुमंडल में जितना भी यार भारी गैस है वो नीचे आ गया, हल्का गैस ऊपर चला गया। और इस कारण से वायुमंडल को यार 5 परतों में बांटा गया। नीचे यार क्षोभ मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल। मैंने आपको बताया था कि ध्रुव से 8 किलोमीटर है ये, और विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल यार 18 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल से मैंने क्या क्या चीज आपको बताया कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है ना जी। सब भारी गैस इसी मंडल में रहता है। ये मंडल यार गर्मी में फैल जाता है और सर्दी में सिकुड़ जाता है, इसलिए यार इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बारिश होना, ओला पड़ना है ना जी, आपको यार बर्फ गिरना, बिजली कड़कना सब क्षोभ मंडल में होगा। और मैंने आपको कहा था कि क्षोभ मंडल में जब आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा, जिसे क्षति दर कहते हैं। और क्षोभ मंडल के बाद यार आपका यार समताप मंडल का चर्चा मैंने किया था। समताप मंडल में क्या नाम से ही क्लियर है कि तापमान हर जगह समान होगा। तापमान हर जगह समान होगा तो जेट विमान, वायुयान के लिए सबसे अच्छा मंडल। और समताप मंडल में ही प्यारे बच्चों हम लोगों ने बात किया था कि समताप मंडल में ही देखिए आपका यार ओजोन परत है। और ओजोन आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो O3 है, ओजोन परत है। ओजोन परत हमें यार पराबैंगनी किरण से बचाता है। और हम लोग ओजोन परत में छेद किसके माध्यम से कर रहे हैं, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के माध्यम से, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के माध्यम से। तो समताप मंडल से 2 चीज याद रखना है कि भैया इसमें मौसम परिवर्तन नहीं होगा, तापमान समान रहेगा, वायुयान के लिए सबसे अच्छा मंडल है। और इसी मंडल के अंदर ओजोन परत है। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। और ओजोन परत में छिद्र यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। प्यारे बच्चों, यार समताप मंडल के बाद आपका यार तीसरा मैंने क्या बताया, मध्य मंडल। मध्य मंडल से यार 2 चीज मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। यह सबसे ठंडा मंडल है, ठंडा मंडल है। और भैया उल्का पिंड की घटना, उल्का पिंड की घटना आपको कहाँ घटेगी, तो प्यारे बच्चों उल्का पिंड की घटना आपको यार मध्य मंडल में घटेगा। तो देखो क्षोभ मंडल से क्या क्या याद रखना था,
कि सबसे यार नीचे है, सब भारी गैस है, गर्मी में फैलता है, सर्दी में सिकुड़ जाता है, संवहन मंडल कहलाता है। यहाँ सब मौसम का परिवर्तन होता है। इसमें 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कमता है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। प्यारे बच्चों, क्या इसमें हम लोगों को करना था भैया? तापमान समान है, इसलिए वायुयान के लिए सबसे अच्छा मंडल। इसी के अंदर यार आपका यार ओजोन परत, और ओजोन परत हमें बचाता है परावैंगनीकरण से, और ओजोन परत में हम लोग छेद कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। फिर देखो तुम्हारा मध्य मंडल, यहाँ से दो चीज, सबसे ठंडा मंडल और उल्का पिंड वाला मंडल। प्यारे बच्चों, मध्य मंडल के बाद यार आयन मंडल। अब आयन मंडल का पहला खासियत मैंने आपको क्या बताया था कि देखो यार, ये मान लो पृथ्वी है, आयन मंडल से कोई भी तरंग आयन मंडल को पार नहीं कर सकता है। कोई भी तरंग आयन मंडल को पार नहीं कर सकता है। इसलिए रेडियो टेलीविजन प्रसारण, ध्रुवीय उपग्रह को छोड़ने के लिए हम लोग यार उपयोग करते हैं आयन मंडल का। और आयन मंडल के बाद सबसे पहले सबसे बाहर यार कौन सा मंडल यार? तो बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, इससे क्या याद रखना है कि वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल है, सबसे ज्यादा गर्म गैस यही रहेगा। और चूंकि सबसे ऊपर है तो सबसे हल्का भी चीज कहाँ रहेगा? ऊपर ही रहेगा। और तो बहिर्मंडल में आपको गैस मिलेगा यार हाइड्रोजन और हीलियम। पूछ दे कि वायुमंडल के किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम मिलते हैं, तो आप कहिएगा बहिर्मंडल मंडल। सबसे गर्म मंडल कौन? बहिर्मंडल। और चलिए हम जान समझ गए कि वायुमंडल आपका क्लियर हो गया। और क्लियर अगर हो गया है तो प्यारे बच्चों देखिए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। भाई कमेंट से पता लगता है कितना विद्यार्थी रियल सीरियस है। और हम आपके लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं प्रयास बिल्कुल सही दिशा में हो रहा है, तो आपका कमेंट इंपॉर्टेंस रखता है ना? जितना ज्यादा बच्चा पढ़ने वाला, मास्टर को भी मोटिवेशन उतना ही ज्यादा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए अब बात कर लेते हैं यार दूसरा टॉपिक जो हम लोग यार चर्चा किए थे, प्रसिद्ध युद्ध। अब खुद सोचिए, जो वायुमंडल मेरा टॉपिक देखा था वो बच्चा का तो हो गया पूरा रिवाइज। प्रसिद्ध युद्ध का देखिए एक पार्ट हम लोग अभी किए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो यार, मैंने आपको बताया था 326 ईसा पूर्व, याद आ रहा हो तब क्या भैया? तो 326 ईसा पूर्व झेलम का युद्ध। कौन कौन भाई? तो सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस। झेलम के युद्ध को और क्या कहते हैं हम लोग यार? बतिस्ता का युद्ध कहते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको इमेजिन करके ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा हमको सुन रहा है और बस उसको क्या चाहिए अभी इस समय, वही चीज मेरे मुंह से निकल रहा है। और इसे यार हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं भाई। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस और झेलम नदी के किनारे हुआ था। इसे बतिस्ता का युद्ध कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना? और इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। लेकिन यार सिकंदर यूनान का, मकदुनिया का था प्यारे बच्चों, है ना? सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। उनके यार मतलब कि पिता कौन थे? फिलिप थे। प्यारे बच्चों, सिकंदर के गुरु अरस्तु, और अरस्तु के गुरु मैंने आपको बताया था प्लूटो, और प्लूटो का गुरु आपको यार सुकरात बताया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु मैंने आपको क्या कहा था? कौटिल्य, चाणक्य। लेकिन तुलसीदास के गुरु नरहरिदास प्यारे बच्चों, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास, और भैया मीराबाई के गुरु रविदास, शिवाजी के गुरु रामदास। और ध्यान देना है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोंडदेव, उनके दादाजी थे कोंडदेव, जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, है ना जी, समर्थ रामदास। लेकिन विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो मैंने कहा है भाई, मीराबाई के गुरु रविदास। रविदास और कबीर के गुरु कौन? तो प्यारे बच्चों, रविदास और कबीर के गुरु यार संत रामानंद, और तुलसीदास के गुरु यार नरहरिदास, और प्यारे बच्चों विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन बात तो हम लोग यार सिकंदर का कर रहे थे। सिकंदर यार भारत में आया 326 ईसा पूर्व में। झेलम का युद्ध, सिकंदर और पोरस। सिकंदर यूनान का, मकदुनिया का था, है ना जी। पिता फिलिप और गुरु अरस्तु प्यारे बच्चों।
और भारत में यार झेलम नदी के किनारे तो ये लड़ा, लेकिन यार ब्यास नदी के किनारे से लौट गया, ब्यास नदी के किनारे से लौट गया प्यारे बच्चों। और 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में भाई ईरान के बेबीलोन में आपको यार सिकंदर की मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों अगला युद्ध हम लोग बात किए थे यार कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। आप लोग जान रहे हैं कि यार आज वर्तमान में जो उड़ीसा है वो उस जमाने में यार कलिंग था। कलिंग युद्ध यार अशोक का यार अंतिम युद्ध है। इस युद्ध के बाद अशोक ने यार बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर मैंने यार बात किया था, आपको अगर याद हो तो बात किया था प्यारे बच्चों, आपको यार पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना आए और उन्होंने बनाया यार हिजरी संवत, याद आ रहा हो आपको तो हिजरी संवत। लेकिन यार शक संवत बना था कब आपको यार 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत प्यारे बच्चों, आज सभी बच्चा का कमेंट चाहिए पढ़ने वाला का, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। तो 4 को तो ही संवत है प्यारे बच्चों, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत। और 1584 में यार अकबर ने बनाया था यार इलाही संवत, इलाही संवत। तो इलाही संवत कौन बनाया था प्यारे बच्चों? तो अकबर ने बनाया था। शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। भैया शक संवत कौन बनाया? कनिष्क कौन बनाया भाई? कनिष्क। और आज हमारा राष्ट्रीय पंचांग सब कराए हुए हैं, आज हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। और इसको है ना जी मान्यता मिला 22 मार्च 1957 को। चलो भैया शक संवत तो याद रखोगे, 78 ईस्वी, विक्रम 58 ईसा पूर्व, हिजरी यार 622 ईस्वी है ना जी, और इलाही संवत 1584 ईस्वी। एक चिरवा याद रखेगा, जो पढ़ ले है उसको तब मजा आ रहा होगा, दिमाग बिल्कुल यार दुरुस्त कर देना है ना। तुम अगर सीरियस हो तो मैं तुमसे 5 गुना ज्यादा सीरियस हूँ। बात हो रहा था यार पैगंबर मोहम्मद हिजरी संवत। भाई देखो भारत में पहला अरबी आक्रमण, अरब मतलब कि अरबी आक्रमण मतलब अरब से आक्रमण। मान लो यार कि ये हमारा देश यार भारत है, मान लो, तो भैया देखो ये पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, इधर ईरान, इधर अरब है। तो भारत में यार जो पहले यार अरबी आक्रमण हुआ है ना, अरब से जो सबसे पहले आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में हुआ, मैंने बात किया था। और ये बंदा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगर आप क्लास देखे रहते हैं और अगर नहीं देखे हैं तो देखो, अभी भी 15 ही क्लास है, 4 लोगे 3 दिन सीरियस रहोगे तो पूरा मेकअप कर दोगे। मोहम्मद बिन कासिम प्यारे बच्चों। तो भारत में पहला अरबी आक्रमण 712 ईस्वी, और कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। और आइए और बात करते हैं प्यारे बच्चों कि 1001 में भारत पर आक्रमण किया, 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया कौन? गजनबी, मोहम्मद, आपको यार गजनबी बात हुआ था। और ये तो सब चलवा के याद है, मोहम्मद गजनबी ने यार सोमनाथ के मंदिर को लूटा 1025। और ये क्या बोलना, सोमनाथ तो है गुजरात में यार, और सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए राजा कौन आया? तो भीम प्रथम। और मोहम्मद गजनबी कहां से आया था? तो अफगानिस्तान से भैया, अफगानिस्तान से। मोहम्मद गजनबी आपको यार अफगानिस्तान से आया था, ये तुर्क था। क्या था? तुर्क था प्यारे बच्चों। और आओ ना यार मजा करना है, अच्छा से एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आपके अंदर बहुत असीम क्षमता है, बशर्ते आप यार जगे रहिए, पॉजिटिव रहिए, है ना। अपने आप को तुर्क जनजाति का यार आपको मोहम्मद गजनबी, और अपने साथ किसको लाया था? याद आ रहा होगा आपको, अलबरूनी का। और भैया अलबरूनी को लाया था, अलबरूनी ने कौन किताब लिखा था? किताबुल हिंद। किताबुल प्यारे बच्चों कौन? किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है भाई? अलबरूनी। लेकिन यार मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि चलबा, अगर जकर दिमाग में फिरदौसी आया उसको मेरे तरफ से आशीर्वाद। मोहम्मद गजनबी का दरबारी कवि कौन था भाई? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक आपको कौन प्यारे बच्चों? तो फिरदौसी। ए भाई
मोहम्मद गजनबी के बाद हम लोग को यार किसके बारे में पढ़ना था? किसके बारे में पढ़ना था चेला? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का पंगा किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यार पहला यार तराइन का युद्ध 1191 है ना जी, 1191। एक तरफ से कौन भाई? तो यार है हमारा यार पृथ्वी राज चौहान। और इधर से कौन भैया? तो इधर से यार मोहम्मद गौरी। प्यारे बच्चों, इसमें कौन जीता? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। प्यारे बच्चों, लड़ने वाला दोनों सेम, लेकिन तराइन के दूसरा युद्ध में यार मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। और पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता और मोहम्मद गौरी हारा। लेकिन यार पृथ्वीराज चौहान हारा क्यों? तो जयचंद के कारण। आज भी बोलते हो कि जयचंद मतलब गद्दार। जयचंद ने यार मोहम्मद गौरी का साथ दिया, लेकिन जयचंद को भी गद्दारी का सजा भोगना पड़ा। और 1184 ईस्वी में, है ना जी, 1194 ईस्वी में प्यारे बच्चों आपको हुआ यार चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। और ये चंदावर का युद्ध कौन? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसमें कौन हारा? तो मोहम्मद गौरी। भाई देख, पृथ्वीराज चौहान के जो सबसे अच्छे मित्र थे, सबसे अच्छे दोस्त थे, उनके दरबारी थे, जिनका नाम था चंदबर दाई। चंदबर दाई। और चंदबर दाई ने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी है। ये जो चंदबर दाई है, याद रखिएगा, चंदबर दाई जो है, चंदबर जो दाई हैं, चंदबर दाई, उन्होंने यार पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी है। और ये जीवनी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, राज रासो। और बाकी तो चेलवा आप लोग जानबे करते हैं यार। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, है ना जी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तालीकोटा का युद्ध 1565, बक्सर 1764, पलासी 1757 और प्रथम अफीम युद्ध 1839 से, है ना जी, 1842। चलिए मन को यार थोड़ा सा दूसरे तरफ लाते हैं, है ना। युद्ध बड़ा हो गया तो थोड़ा यार साइंस का बात हो। साइंस में चलो यार सौर मंडल जानते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर सौर मंडल आपने क्लास मेरा देखा होगा तो आपको तो यार प्रसादी मिल रहा है मेरा। देखो यार, सबसे पहले टॉलमी नामक एक व्यक्ति था जो ये सोचता था कि पृथ्वी से बड़ा कोई नहीं। हम भी जब बच्चे थे तो सोचते थे कि पृथ्वी से बड़ा कोई नहीं, है ना जी। वो चांद वगैरह जो देखते थे तो इतनी इतनी वो लगता था। तो टॉलमी सोचता था कि पृथ्वी ही सबसे बड़ा है। और टॉलमी कहा कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र में है। और उसने दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियो मतलब धरती और सेंट्रिक मतलब सेंटर, जियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक सिद्धांत देने वाला कौन है? टॉलमी। आगे जाके प्यारे बच्चों आए कोपरनिकस। और कोपरनिकस ने आपको यार सिद्धांत दिया हेलियोसेंट्रिक। देखो, हेलियो जहां भी शब्द आ जाए तो हेलियो शब्द आपका सूर्य से है। तो हेलियोसेंट्रिक मतलब कि सूर्य आपका यार सेंटर में है। मतलब सौरमंडल को खोजा कोपरनिकस। कोपरनिकस दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है अभी केंद्रीय बल के द्वारा। अभी केंद्रीय बल के द्वारा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के साथ यार 8 ग्रह हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। बुध के बाद कौन है? तो शुक्र है। शुक्र के बाद कौन है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन है? तो मंगल है। मंगल के बाद कौन है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन है? तो शनि है। और शनि के बाद प्यारे बच्चों अरुण और वरुण। तो सूर्य से सबसे नजदीक प्यारे बच्चों बुध हुआ। तो बुध और मरकरी ग्रह के बारे में, प्लेनेट के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि भैया ये सबसे छोटा है, सबसे हल्का है। यही एकमात्र ग्रह है मरकरी ग्रह जिस पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहाँ यार तापांतर बहुत ज़्यादा है ना जी। ताप का अंतर, दिन और रात के बीच का जो तापमान का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा आपको यार बुध ग्रह पर है। बुध के बाद यार शुक्र आए। शुक्र जो ग्रह है उसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है,
इसलिए शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, और जब गर्म है तो ये चमकता है और सुबह शाम पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, इसलिए शुक्र ग्रह को हम लोग यार मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। प्यारे बच्चों, शुक्र का आकार पृथ्वी के लमसम बराबर है और शुक्र पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है, इसलिए यार इसे पृथ्वी की बहन या भगनी भी कहते हैं। तो सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, ये सब कौन? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। प्यारे बच्चों, पृथ्वी यार आपको नीला ग्रह। नीला किस कारण से? जल के कारण से। जल नीला क्यों? आकाश के कारण से। आकाश नीला क्यों है? प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के बाद आओगे तो बात करेंगे मंगल। तो मंगल ग्रह लाल इसलिए है क्योंकि उसके सतह पर आयरन ऑक्साइड है और इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह पर ही प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा आपको यार पहाड़ है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। और एक बात याद रखना है, जैसे पृथ्वी का यार एक बेटा चंदा मामा, एक चांद है ना जी, बुध और शुक्र का कोई चांद नहीं, और ये चांद कहलाता है उपग्रह। लेकिन मंगल का चांद यार, मंगल का उपग्रह सबसे छोटा, फेमोस, और उसके बाद डिमोस। मंगल के बाद ग्रह आपका आया यार बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह, पीला ग्रह। और मैंने आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे यार चट्टान के टुकड़े हैं जिसे हम लोग यार क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। प्रश्न बना कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच रहेगा? तो मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति के बाद यार शनि, गैसों का बना ग्रह, घनत्व सबसे कम, आकार में यार दूसरा, आकार में यार ये बृहस्पति के बाद दूसरा है, पर घनत्व मतलब कम घना है क्योंकि गैस का बना है, हाइड्रोजन गैस का बना है। इसे कहते हैं यार काला ग्रह। इस ग्रह के चारों ओर चक्र हैं। प्यारे बच्चों, इस ग्रह के चारों ओर चक्र हैं। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो शनि। शनि के बाद प्यारे बच्चों अरुण। यहाँ मिथेन है इसलिए हरा नजर आता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह कौन? अरुण। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है प्यारे बच्चों? तो आपका यार वरुण। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। भैया देख ले, ये जो 6 ग्रह, ये जो सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, इसमें से 2 ग्रह शुक्र और अरुण सूर्य का चक्कर लगा रहा है यार पूरब से पश्चिम। सिर्फ 2 ग्रह पूरब से पश्चिम, बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूरब। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसका? शनि का। लेकिन इस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल का उपग्रह फेमस। तो इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गनीमेड। क्या नाम है? गनीमेड। और प्यारे बच्चों, आपका यार जो टाइटन उपग्रह है वो शनि का है। तो काल फिर से एक बार बोलिए भैया, लाल ग्रह मंगल, चमकीला शुक्र, जहां वायुमंडल नहीं है वो बुध, सबसे हल्का बुध, लेटा हुआ ग्रह अरुण, सूर्य से सबसे दूर वरुण, दूर है तो ठंडा भी सबसे ज्यादा कौन? वरुण। बुध नजदीक है तो यार सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन में लगाएगा, और वरुण सबसे दूर है तो सूर्य का चक्कर सबसे ज्यादा दिन में लगाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ कंफ्यूज मत होना, बुध नजदीक जरूर है पर बुध के पास वायुमंडल न होने के कारण सबसे गर्म ग्रह के श्रेणी में आपको आ रहा है शुक्र। बुध पर तापांतर सबसे ज्यादा। तो गहरा सांस लीजिए, पॉजिटिव होइए और आगे आइए। आज तो यार सारा चीज का आपको यार हमको रिवाइज करवाना है। देखिए यार, एक टॉपिक मैंने आपको लिया था कि 1950 से लेकर, है ना, आपको यार क्या क्या मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है आपका, और यहाँ से एक प्रश्न आपको आना ही आना है। और मैं तो यार उन्हीं बच्चों के लिए क्लास ले रहा हूँ जो मेरा यार एक क्लास कर रहे हैं। अब जो नहीं कर रहे हैं, है ना जी, वो इस बात को समझेंगे भी नहीं। जब वो 1 घंटा के क्लास में को करने का हिम्मत नहीं है तो ये फास्ट क्लास का आनंद तो फिर वही ना ले सकता है जो देखे हुए है। तो देखो यार, सुनना है ध्यान से, इस दिमाग को इस दिमाग से जोड़िए। भाई हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, कहानी यहाँ से लेके चलो, पर संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। मैंने बोला था यार कि भारत को अंग्रेज पूरा सोख के गया और बांट के गया था
है ना जी। तो सबसे पहले हम लोग ने चलाया यार पंचवर्षीय योजना। प्यारे बच्चों, यह पंचवर्षीय योजना कौन चलाता है? योजना आयोग। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों? तो प्रधानमंत्री। तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। और आप में से कौन नहीं जानता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री आपको हैं यार पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों, तो पंचवर्षीय योजना पहला 51 से 56 चलाते हैं कौन? चलाता है कौन? योजना आयोग। योजना आयोग के हेड कौन? प्रधानमंत्री। और प्यारे बच्चों, पहला योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों यार है ना 56 से 61, और तीसरा 61 से 66 जो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना था। असफल होने का कारण क्या था? चीन और भारत में युद्ध, पाकिस्तान और भारत में युद्ध। लेकिन यार चीन ने हम पर आक्रमण क्यों किया? हम लोगों ने तो चीन के साथ 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता किया, जिसमें हम लोगों ने कहा यार हिंदी चीनी भाई भाई। और प्यारे बच्चों, मैंने बताया था आपको कि 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू यार प्रधानमंत्री बने, तो जब तक यार उनका मृत्यु ना हो गया अप्रैल 1964 तक, तब तक वो प्रधानमंत्री रहे। तो ये जो पंचशील समझौता 1954 में हुआ, उस समय यार प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको यार कब बना? 1954। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ट्राम्बे, महाराष्ट्र। कहाँ है प्यारे बच्चों? ट्राम्बे, महाराष्ट्र। तो 1954 में दो घटना। पंचशील कब बना? 1954। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब बना? 1954। और भारत में परमाणु के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा प्यारे बच्चों। अब देखो यार 1958 में बना डीआरडीओ। 1958 में आपका बना यार 1958 ईस्वी में आपका बना यार डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डीआर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है इसका मुख्यालय? है नई दिल्ली। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि डीआरडीओ बनते समय भारत के यार प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कहिएगा ना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन चीन ने आक्रमण क्यों किया प्यारे बच्चों? चीन का नजर तिब्बत पर। तिब्बत को बचाने के लिए आए दलाई लामा। दलाई लामा का जब जान का खतरा हुआ तो यार वो भारत में शरण ले लिए 1959 में। और भैया दलाई लामा जब भारत में शरण ले लिए तो चीन भारत से नाराज हुआ। दोनों के बीच युद्ध हुआ यार 1962 में। फिर एक प्रश्न बना कि भारत और चीन युद्ध के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्यारे बच्चों गहरा सांस लीजिए और समझिए कि यार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1964 में इनकी मृत्यु हुई तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? आप सभी बच्चों का यार दिमाग में आ गया होगा कि भैया बनेंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री यार कौन हो गए? तो लाल बहादुर शास्त्री प्यारे बच्चों। अब यहाँ से आपको समझना है, ये थे प्यारे बच्चों शांति पुरुष, है ना जी। अब शांति पुरुष गद्दी पर बैठेगा तो पाकिस्तान मतलब अशांत होगा। 1965 में यार पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, पर यार इन्होंने कहा जय जवान जय किसान, सब कराए हुए हैं जय जवान जय किसान। भिड़ गए पाकिस्तान से प्यारे बच्चों और पाकिस्तान की हार हुई। और 1966 ईस्वी में भारत पाकिस्तान में यार साइन हुआ ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। भारत से तो यार गए यार ताशकंद में यार लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान से आया अयूब खां। और भैया ये समझौता इसलिए इम्पोर्टेंट है, यही ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। अब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई प्यारे बच्चों, है ना जी। तो इनकी समाधि बनाई गई विजय घाट। प्यारे बच्चों देखो, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। राजघाट महात्मा गांधी का, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वीरभूमि राजीव गांधी का, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का, समता स्थल जगजीवन राम का,
किसान घाट मोरारजी देसाई का, सॉरी समता स्थल जगजीवन राम का, अभय घाट मोरारजी देसाई का, और चैत्रा भूमि प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर का समाधि है। चलो कहाँ हम लोग आ गए, तो फिर याद रखिए प्यारे बच्चों 66 में ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, और 1954 में पंचशील समझौता प्यारे बच्चों, और 1954 में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री यार इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के समय में क्या क्या काम हुआ, 68 में बना यार, 1968 में रॉ बना प्यारे बच्चों। फिर देखो 1969 में मैंने बताया था कितना सारा काम, 1969 में यार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना, 1969 दुनिया का पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गया, 1969 कौन जहाज से, अपोलो 11 से। और प्यारा बच्चों तारापुर यार तापीय केंद्र बना, तारापुर आपका यार तापीय परमाणु तापीय केंद्र भी बना आपको 1969 में। याद आ रहा है कि नहीं सब कुछ, और कमेंट चाहिए आज भरपूर दिल से, तभी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो फिर मोटिवेशन अब डाउन हो गया बच्चा। और हम मोटिवेट रहेंगे तो समझते हो ना कि क्या तुम्हारे लिए कर जाएंगे, और जो कर जाएंगे तो कोई यार तुम्हारे लिए कोई नहीं कर पाएगा, ये जान लो। आ जाइए, तारापुर तापीय परमाणु तापीय केंद्र आपका कहाँ है प्यारे बच्चों, तो महाराष्ट्र में, लेकिन कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, है ना जी, काकड़ापाड़ा गुजरात, सब याद आ रहा होगा। और कलपक्कम और कुडुकुलम परमाणु तापीय केंद्र कहाँ है प्यारे बच्चों, तो तमिलनाडु में है ना जी। तो 1969 से 4 बात तो याद रहने नहीं करेगा जी, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, इसरो का गठन, चांद पर आदमी गया नील आर्मस्ट्रांग, अपोलो 11 से अमेरिका से था, और पहला परमाणु तापीय केंद्र तारापुर परमाणु तापीय केंद्र आपको यार महाराष्ट्र में बना, और कैगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा राजस्थान में है, कलपक्कम और कुडुकुलम तमिलनाडु में है ना प्यारे बच्चों। और आपको यार नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकड़ापाड़ा गुजरात में है। लेकिन भैया बांग्लादेश आजाद हुआ 1971, और 1971 में आपको भारत के थल सेना के जनरल थे मानेकशॉ, और एक भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। प्यारे बच्चों याद रखना है कि यार 1971 में बांग्लादेश में यार जो मतलब कि सबसे बड़ा नेता थे वो थे शेख मुजिबुर रहमान, जिसे कहते थे बंग बंधु। क्या कहते थे, बंग बंधु। तो बांग्लादेश आजाद हुआ 1971, शिमला समझौता 1972, शिमला समझौता में अब 72 में यार प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। तो शिमला समझौता में प्यारे बच्चों भारत से कौन गया, इंदिरा गांधी, पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो, और आप सभी को याद है कि पहला यार भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण राजस्थान, 1974 पोखरण राजस्थान, और कोड किया था प्यारे बच्चों द स्माइलिंग बुद्धा। भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया क्या प्यारे बच्चों 1975, और इस उपग्रह का नाम क्या था, तो आर्यभट्ट। और क्या हुआ भैया, इमरजेंसी कब लगा भारत में, 25 जून, है ना जी, 25 जून 1975। और जब इमरजेंसी लगाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, तब नेता उभर के आए प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, है ना जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन किया प्यारे बच्चों। उनका जन्म बिहार के सारण छपरा के सिताब दियारा में हुआ, है ना। इंदिरा गांधी उनको जेल में डाली, जेल में उन्होंने यार प्रिजन डायरी लिखा। और भारत में यार 1977 में जयप्रकाश नारायण के कारण, है ना जी, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई जनता दल से। और अब तक के भारत का यार सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री, सबसे बुढ़ारी में शपथ लेने वाला, वो भी यार मोरारजी देसाई। सबसे पहले नोटबंदी करे वाला भी मोरारजी देसाई प्यारे बच्चों, है ना जी। और मोरारजी देसाई एक ऐसा प्रधानमंत्री मात्र हैं जिनको यार भारत का भी सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला,
और पाकिस्तान का भी यार सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान मिला प्यारे बच्चों, निशाने पाकिस्तान मिला। और प्यारे बच्चों भाई दूसरा परमाणु परीक्षण आपको यार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। गहरा सांस लेने की आवश्यकता है, लीजिए गहरा सांस, आइए ना मजा करते हैं, है ना जी। देखो यार इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 में, है ना जी, 31 अक्टूबर 1984 को उनके बॉडीगार्ड सत्येंद्र सिंह और बेअंत सिंह ने किया था। और इसके पीछे कारण था यार ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब आपसे कोई पूछ दे आपसे कोई पूछ दे कि आप ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, तो आपको कहना है इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी से कैसे? तो देखो सिखों का सबसे बड़ा यार जो मतलब कि पूजा स्थल है वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। और यहाँ पर यार उग्रवादियों का जमाखड़ा हो गया था, इंदिरा गांधी ने सैनिक कार्रवाई कर दी, है ना जी। सिख धर्म आहत हुआ और इस आहत में उनके यार 2 सिख बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी 31 अक्टूबर 1984। बात बस यही है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे? तो इंदिरा गांधी से। किस मंदिर से? तो स्वर्ण मंदिर से। और प्यारे बच्चों आइए फिर गहरा सांस लीजिए और आइए आते हैं यार अगला टॉपिक में। देखो मैंने बताया था आपको कि देखो यार धरती के सबसे ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा तत्व है, आपको यार तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है ना जी। उसके बाद दूसरा तत्व क्या है? तो सिलिकॉन है 27%, है ना। ऑक्सीजन आपका 46% है प्यारे बच्चों। फिर क्या है प्यारे बच्चों? धातु में आपको यार सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है 8% प्यारे बच्चों। धरती के सबसे ऊपरी परत को यार सियाल या भूपट्टी कहते हैं, सब कराए हैं आप लोग को, भूपट्टी कहते हैं, सियाल या भूपट्टी कहते हैं। तो तत्व पूछे तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, अर्धचालक पूछे तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा। और प्यारे बच्चों अगर धातु ज्यादा पूछे तो एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद यार अगला धातु आपको यार लोहा है, करीब यार 5% के करीब। देखो धरती का यार दूसरा परत आपका है कहलाता है सीमा या मेंटल, सीमा या मेंटल, सीमा या मेंटल, जो आग्नेय चट्टान का बना है। और इस पर सबसे ज्यादा यार एसआई से सिलिकॉन और एमए मैग्नीशियम के लिए कहा जा रहा है। ऐसे मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत Mg होता है। तो पूछ ले यार कि धरती का सबसे कठोर परत, आप फट से कहिएगा सीमा या मेंटल, है ना जी। सीमा या मेंटल पे कौन से चीज ज्यादा मिलते हैं? तो कहिएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पूछा जाएगा कि यार कौन चट्टान का बना है? तो आग्नेय चट्टान। और भैया सबसे यार धरती के अंदर जो यार कोर है, केंद्र है आपका, यार केंद्र है प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका? जिसे हम कहते हैं नीफे। निकेल और लोहा सबसे ज्यादा है। यहाँ तापमान है यार 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सब चीज यहाँ पिघला हुआ रूप में है, और पिघला हुआ रूप में है प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं मैग्मा या लावा, मैग्मा या लावा। और प्यारे बच्चों है ना, 1 kg प्रेशर कुकर में पानी रख देंगे, सीटी जाम कर देंगे तो फूट जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में तो यार धरती का परखच्चा उड़ जाएगा। पर धरती बचा किसके कारण है? तो प्यारे बच्चों धरती बचा हुआ है यार आपको ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के कारण। जो लावा है भैया, है ना, जो प्रेशर है वो ज्वालामुखी से निकल जाता है प्यारे बच्चों। मैंने बताया था कि ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? तो क्रेटर, नाम याद कीजिए सब। और ज्वालामुखी के धुआं में कौन सा गैस निकलेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा? तो अम्ल वर्षा करेगा, अम्ल वर्षा करेगा। और प्यारे बच्चों अब देखो यार ये अग्नि से, लावा से चट्टान बना, तो कौन चट्टान? तो आग्नेय चट्टान। कुछ नहीं लिखना है, सुनना है, आग्नेय चट्टान। मैंने बताया है धरती के ऊपर जो आग्नेय चट्टान बना वो क्या है भैया? तो यार बासाल्ट है। प्यारे बच्चों धरती के अंदर जो जम के, है ना, दरार में जो फंस के जो बने वो क्या है? तो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है ना जी।
तो भैया तो धरती के लावा से कौन चट्टान बनेगा? अग्नेय चट्टान। प्रश्न बना क्या अग्नेय चट्टान जो धरती के ऊपर बने तो बासाल्ट, अग्नेय चट्टान जो धरती के अंदर बने ग्रेनाइट, धरती का सेफ्टी वाल्व ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के मुंह को कहेंगे तो क्रेटर, क्रेटर, क्रेटर है ना जी। ज्वालामुखी के धुएं से कौन सा गैस निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 कौन वर्षा कराएगा? तो अम्ल वर्षा। चेला सब कराए हैं तब इतना फास्ट बोल रहे हैं। अम्ल वर्षा। प्यारे बच्चों अब देखिए यार, बसाल्ट चट्टान के टूटने से ही बनता है काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी है ना जी। आप जानते हैं कि भारत में यार सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो उत्तरी भारत में है। आपको बिहार, आपका उत्तर प्रदेश, आपका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश जो उत्तर भारत में है, गंगा के यार पूरे बेल्ट में फैला हुआ है ना जी, वो जलोढ़ मिट्टी। तो कहेगा भारत में कौन मिट्टी सबसे ज्यादा? तो जलोढ़ मिट्टी। और बाबा तो कहते थे यार कि जब जब बाढ़ आता है तो खेतवा दम ताकतवर हो जाता है। काहे ताकतवर हो जाता है? वो बाढ़ में यार जो मतलब कि यार है ना पर पतवार आया, वो सड़क यार खाद बन गया, और खाद बन गया प्यारे बच्चों तो नया जलोढ़ मिट्टी उसे हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। और जो नया जलोढ़ मिट्टी खादर है मतलब खाद से परिपूर्ण है, ये उपजाऊ होगा। लेकिन 3-4 साल बाढ़ नहीं आया तो मिट्टी कमजोर हो गया और हो गया बांगर। तो दो शब्द निकला। कहेंगे कि यार नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर। पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर। भारत में कौन मिट्टी सबसे ज्यादा है? तो प्यारे बच्चों आपका यार जलोढ़ मिट्टी। लेकिन दक्षिण भारत में लाल मिट्टी और महाराष्ट्र में काली मिट्टी। और काली मिट्टी बनेगा यार ये बासाल्ट चट्टान के टूटने से, बासाल्ट चट्टान के टूटने से। और काली मिट्टी को ही हम लोग कहते हैं रेगुर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेगुर। और काली मिट्टी पर कौन सा फसल होता है? तो कपास का। कौन सा? तो कपास का। और प्यारे बच्चों जहां ज्यादा बारिश हो, जहां ज्यादा बारिश हो, जहां खूब बारिश हो प्यारे बच्चों, जहां खूब बारिश हो, जैसे कि यार भारत का यार पश्चिमी घाट और आपको यार मेघालय वाले वाला असम है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, जहां खूब बारिश हो वहां मिलता है यार लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ज्यादा खूब बारिश हुआ कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन? तो जलोढ़ मिट्टी। लेकिन चलवा तू जरा बतावो और मन से बतावो कि धरती के केंद्र का तापमान कितना? तो तुम कह रहा है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। गुरुजी वेरी गुड। भैया धरती का सेफ्टी वाल्व क्या? तो तुम कह रहा है ज्वालामुखी। वेरी गुड। ज्वालामुखी से कौन सा गैस निकला? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके मुंह को क्या कहें? क्रेटर। और इससे चट्टान कौन बना? आग्नेय चट्टान। और धरती के ऊपर जो आग्नेय चट्टान बने बासाल्ट, और धरती के अंदर बने वो ग्रेनाइट। बासाल्ट चट्टान टूटेगा तो काली मिट्टी, और काली मिट्टी में क्या होगा भैया? कपास। और इसे क्या कहेंगे? रेगुर मिट्टी। और सबसे ज्यादा नमी को भी ऑब्जर्व करता है यार काली मिट्टी। लेकिन प्यारे बच्चों जो चट्टान परत दर परत जमकर बने, जो चट्टान परत दर परत जमकर बने उसे हम कहते हैं परतदार चट्टान या अपसादी चट्टान। और चूना पत्थर, आपको यार बलुआ पत्थर, चूना पत्थर है ना जी, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर है ना, नमक का सिली जो आपका हो गया, ये सब परतदार चट्टान का उदाहरण है। देखो सर्वाधिक जीवाश्म आपको यार परतदार चट्टान से मिलता है। सर्वाधिक आपको जीवाश्म किस चट्टान से मिलता है? परतदार चट्टान से। और जीवाश्म की आयु आप पता करते हैं यार कार्बन डेटिंग में C14 का गणना कर कर, है ना जी, कार्बन डेटिंग के द्वारा C14 का गणना कर कर। लेकिन यार पृथ्वी की आयु हम लोग कैसे पता करते हैं? यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम आपको यार डेटिंग से पृथ्वी का आयु पता किससे करेंगे? यूरेनियम डेटिंग से। जीव का अंश जीवाश्म, जीवाश्म का आयु पता करेंगे प्यारे बच्चों कार्बन डेटिंग से। परत दर परत जमने से चट्टान बने परतदार चट्टान। और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आपका यार परतदार चट्टान में। पेट्रोलियम से ही आपको यार पेट्रोल जिसे गैसोलीन कहते हैं, डीजल, किरासन, मोम, वैसलीन है ना जी, कोल तार, ये सब पेट्रोलियम से मिलता है। और इस पेट्रोलियम से इस सब चीज को निकालने के लिए
किया जाता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। प्यारे बच्चों, तो पूछ ले यार कि वैसलीन किससे निकला? पेट्रोलियम से। मोम पेट्रोलियम से, लेकिन पेट्रोलियम से निकलने वाला मोम कौन? तो पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। ऐसे यार मधुमक्खी के छत्ते से भी प्राकृतिक मोम बनता है, मधुमक्खी के छत्ते से भी मधु। लेकिन स्पेशल जब पूछ ले कि भैया पेट्रोलियम से निकलने वाला मोम कौन, तो पैराफिन मोम। पेट्रोल को क्या करते हैं? गैसोलीन। ये सब चीज पेट्रोलियम से कैसे निकला? तो प्रभाजी आसवन से, प्रभाजी आसवन से। और पेट्रोलियम हमेशा कौन चट्टान में मिलेगा? तो परतदार चट्टान में। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको यार रूपांतरित चट्टान भी बताया था। गहरी सांस लीजिए, मन आत्मा में यार ताकत भरिए। सोचे कि आपके गुरु जी आपके लिए, है ना, कितना ताकत लगा रहे हैं कि, है ना, कि एग्जाम ईमानदारी से हो जाए और बच्चा को लाभ मिल जाए। ए प्यारे बच्चों, अब देखो यार, पहला आग्नेय चट्टान बताएं जो धरती के लावा से बना, है ना, समझ रहे हो बात? जो धरती के ऊपर बना बसाल्ट, अंदर बना ग्रेनाइट, फिर परत दर परत जमने से यार परतदार चट्टान, है ना जी। देखो समुद्र में, समुद्र के तलहटी पर हमेशा यार परत दर परत जमेगा। तो समुद्र में यार हमेशा आपको कौन चट्टान बनेगा? तो परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हिमालय भी यार समुद्र से ही निकला है। और बच्चा के जवाब में आ गया होगा कि 33 सागर नसर, 33 सागर से यार आपको हिमालय लिखना है। तो हिमालय भी किस चट्टान का उदाहरण है? तो परतदार चट्टान। लेकिन आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान अपना रूप बदल करके बन जाता है रूपांतरित चट्टान। हजारों साल यार एक निश्चित तापमान और एक निश्चित दाब में रहकर अपने यार रूप को चेंज कर देता है और बन जाता है प्यारे बच्चों क्या? तो यार बन जाता है आपको रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान में यार इतना चीज याद रखना है आपको यार। देखो यार, चूना पत्थर परतदार चट्टान है, चूना पत्थर, चूना पत्थर। और रूप बदल के बन गया यार आपको क्या? तो संगमरमर, संगमरमर। भैया देखो यार ग्रेनाइट, देख लो यार ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है भैया। आग्नेय चट्टान का दो ही ना भाई, एक धरती के ऊपर बासाल्ट और धरती के नीचे कौन? ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट अपना रूप बदल के बना यार निस, निस। प्यारे बच्चों, ग्रेनाइट रूप बदल कर क्या बना आपको? निस। तीसरा यार सैल, आपको यार परतदार चट्टान है, बलुआ पत्थर को ही सैल कहते हैं। और सैल से बना यार आपको यार स्लेट। फिर आपको याद रखिए यार, देखो जो बालू है, तो बालू और धरती के सतह पर ऑक्सीजन है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कई जगह यार सिलिकॉन भी दे देगा, कई जगह दे देगा यार सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड रूप बदल कर बनेगा यार क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, है ना जी। मैंने आपको बताया था कि धरती पर जिस पदार्थ का यार प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा, पदार्थ जब पूछ दे, पदार्थ जब पूछ दे कि जिस पदार्थ का प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा, वो क्वार्ट्ज। लेकिन यार धातु का जब बात करें, धातु का बात करें, तो यार आपको याद आ जाना चाहिए क्या? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर क्या बना? इस्पात। लोहा, क्रोमियम, निकेल को मिलाकर क्या बना? इस्पात। तो मन को थोड़ा शांत कीजिए और इस पूरा रिकॉर्डिंग को आज देख लेना है बाबू। अब आओ बात करते हैं यार वैदिक सभ्यता का। ध्यान से सुनो, क्लास देखे होगे, पूरा चीज रिकॉल हो जाएगा। देखो वैदिक सभ्यता का संबंध वेद से, और वेद का मतलब ज्ञान, है ना जी। और वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन? तो यार आर्य। और आर्य का मतलब श्रेष्ठ। और किस चीज में श्रेष्ठ? तो भाषा में श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी प्यारे बच्चों। अब देखो यार, आर्य भारत में कहां से आए, है ना जी। तो इसमें यार बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव आर्टिक से आए, और उन्होंने पुस्तक भी लिखा है
द आर्टिक होम ऑफ आर्यन। लेकिन यार स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए हैं, लेकिन मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य आपको मध्य एशिया, ईरान, बैक्टीरिया से आए हैं। तो किसकी मान्यता सबसे प्रबल है? तो यार आपको मैक्स मुलर का। प्यारे बच्चों देखो, वैदिक काल आपका कब से कब रहा? 1500 ईसा पूर्व से यार 600 ईसा पूर्व। इसको हम लोगों ने यार 2 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट पूर्व वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद को लिखा गया, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऋग्वैदिक काल में आपको यार सबसे छोटा यार परिवार था जिसे कहते थे कुल, और बहुत परिवार मिलकर बनता था ग्राम, ग्राम मिलकर बनता था विश, और विश मिलकर बनता था जन। क्या जी? जन। और जन के यार राजा होते थे कौन? राजन। पर राजन के पास ज्यादा पावर नहीं होता था, क्योंकि उस समय यार मुख्य पेशा यार पशुपालन था, और सेकंड पेशा यार आपको कृषि था। किसी लोग के पास पैसा बचेगा तब ना यार मार होगा। तो राजन को कंट्रोल करते थे यार सभा, समिति, विदत और गण, मतलब कि आपको संगठन था, वो राजन को कंट्रोल करते थे। और प्यारे बच्चों, उस समय का जो कर था उसको कहते थे बलि। लेकिन ऋग्वैदिक काल में यार जब राजा के पास ताकत है ही नहीं, तो भैया वो जो बलि था वो ऐच्छिक था। जैसे आप इच्छा से आप चंदा देते हैं गांव में, आप ठान लीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं लेगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में यार परिवार को क्या कहते थे? कुल। पूछ लेगा कि यार कुल मिलकर क्या बना? ग्राम। ग्राम मिलकर क्या बना? विश। विश मिलकर क्या बना? जन। प्यारे बच्चों, उनका कर क्या था? बलि। और ऋग्वैदिक काल में यार आपको ऋग्वेद लिखा गया। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में यार 10 मंडल और भैया आपको यार 1028 सूक्त है। मंडल में मैंने आपको क्या बोला था? तीसरा मंडल का संबंध ज्ञात्री मंत्र से। 7वां दगरायन युद्ध, 10 राजाओं से युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। 9वां मंडल यार सोम देवता का वर्णन है। 10वां मंडल में प्यारे बच्चों क्या है? तो ऋग्वेद के यार 10वां मंडल में आपको यार वर्ण व्यवस्था, शूद्र का वर्णन है। भाई ऋग्वेद में कर्म के हिसाब से 4 वर्ण बटा प्यारे बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक किस हिसाब से मतलब बटे? कर्म के हिसाब से। एक ही समय एक घर में यार ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, है ना जी। पर आगे चलकर प्यारे बच्चों ये जो वर्ण व्यवस्था है वो आगे जाके उत्तर वैदिक काल में गड़बड़ाया, जिसका बात हम लोग करेंगे। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद के यार सबसे फेमस देवता कौन थे? इंद्र। कितना बार नाम आपको मतलब कि ऋग्वेद में? 250 बार। दूसरा जो फेमस देवता कौन थे प्यारे बच्चों? तो अग्नि। और भैया ऋग्वैदिक काल का यार अभिलेख हम लोग को मध्य एशिया में मिला बोगाज गोई से, बोगाज गोई, जिसमें यार इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण देवता का जिक्र था। इंद्र, नासत्य, है ना जी, मित्र और वरुण देवता का जिक्र था। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद का ही जो चीज है, जो मतलब कि आपको यार ऋग्वेद का ही जो मंत्र है, उसमें से 1500 मंत्र आपको यार साम वेद में यार उस मंत्र को गाया गया है। तो साम वेद का संबंध आपको किससे है? संगीत से। फिर तीसरा वेद आपको मैंने बताया था यजुर्वेद। प्यारे बच्चों, यजुर्वेद, यजुर्वेद आपको क्या जी? आपका कर्म कांड और यज्ञ, कर्म कांड और यज्ञ। और सबसे नया वेद आपका यार अथर्ववेद। और अथर्ववेद प्यारे बच्चों, अथर्ववेद को हम लोग कौन सा वेद कहते हैं? ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद। लेकिन याद रखिएगा यजुर्वेद गद और पद दोनों में गाया गया है। और प्यारे बच्चों, 5वां वेद मैंने आपको बताया था नाट्य शास्त्र, जिसे लिखा है ना जी भरत मुनि ने। महाभारत को भी 5वां वेद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, नाट्य शास्त्र ऑप्शन में नहीं रहेगा, महाभारत रहेगा तो महाभारत करना है। अब गहरा सांस लेकर दिमाग में रखना है, याद रखना है कि देखो महाभारत, रामायण, भगवत गीता और वेद, ये सब यार वैदिक काल में लिखा गया। प्यारे बच्चों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। आगे जाके महाभारत का यार फारसी अनुवाद आपको यार इसका किया कौन? बदौनी
और इसका नाम पड़ा यार रजनमा। रजनमा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि। और तमिल रामायण के रचयिता कौन? तमिल रामायण के रचयिता प्यारे बच्चों कंबन। कंबन। और भगवत गीता और महाभारत के रचयिता कौन? तो वेद व्यास। भैया लोहे का खोज कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। और लोहा का ही खोज होने के बाद आपको यार उत्तर वैदिक काल आया, जिसमें यार समाज आपको यार जन्म के हिसाब से बंटने लगा, है ना जी। वो जो हंसी और मतलब कि पूरा जो शानदार माहौल था वो खत्म हुआ और टेंशन वाला माहौल चालू हो गया प्यारे बच्चों। टेंशन वाला माहौल चालू हो गया, क्योंकि लोहा में वो दम है। लोहा से हथियार बनने लगा, लोहा से जंगल काट कर यार खेत बनने लगा। तो लोहा 1000 ईसा पूर्व, अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश, एटा। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, कल ही का बात है, अगर सुने होंगे तो, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल के तराई में है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ प्यारे बच्चों। इनकी माता का नाम है ना जी माया देवी, पिता सुयोधन, और एक जाति से थे क्षत्रिय, और इनका गोत्र था शाक्य, इसलिए इन्हें कहा जाता था शाक्य मुनि। और इन्हें यार एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो एशिया का प्रकाश स्तंभ और शाक्य मुनि किसका उपनाम है प्यारे बच्चों? तो गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का बच्चा। अब देखो यार यहाँ से भैया, गौतम बुद्ध के पिता सुयोधन, माता माया देवी, माता की मृत्यु हो गई, उनका लालन पालन किया कौन? उनकी यार मौसी महाप्रजापति गौतमी। तो उनका ननिहाल था यार कौशल में। महाप्रजापति गौतमी ने उनका यार देखभाल किया। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, बचपन में सिद्धार्थ कहलाते थे, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का यार विवाह है ना यशोधरा से हुआ। फिर उनका पुत्र हुआ राहुल, लेकिन यार 29 वर्ष की अवस्था में ना इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जोगी सन्यासी बनने निकल चले। भटकते भटकते वैशाली में अलार कलाम के पास आए। अलार कलाम यार सांख्य दर्शन के विद्वान थे। अलार कलाम ने यार उनको रास्ता दिखाया उरेवेला, जिसे आज बोध गया कहते हैं। उरेवेला जिसे आज बोध गया कहते हैं। तो भैया ये उरेवेला में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न हो गए अपने 5 साथियों के साथ, और इनको यार वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने पहला उपदेश दिया यार सारनाथ। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती। इनकी मृत्यु यार 483 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में जन्मे, और प्यारे बच्चों 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, है ना जी, कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के किनारे। इनका सबसे अच्छा चेला यार आनंद। इनकी प्रथम महिला शिष्या कौन? तो प्यारे बच्चों महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। प्यारे बच्चों इनकी भाषा क्या थी? पाली। पाली। और भैया जब माँ के पेट में गर्भ में थे तो माँ सपना देखती थी यार हाथी का। तो गर्भ में हाथी, जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, प्यारे बच्चों ज्ञान बोधि वृक्ष, और इनकी मृत्यु स्तूप। किस चीज से इंगित करेंगे? स्तूप। प्यारे बच्चों इनके यार गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। इनके यार ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। और प्यारे बच्चों आपको यार इनके मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इनके मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बच्चा अब देखो क्या देखना है। यशोधरा इनकी पत्नी, ये तो भाई बन गए महात्मा बुद्ध, लेकिन यशोधरा का जीवन तो दुख में बीता। तो यशोधरा नामक पुस्तक की रचना किए मैथिली शरण गुप्त, और बुद्ध चरित्रम पुस्तक की रचना किए कौन? अश्वघोष। और कितने बौद्ध संगति हुए? 4। पहला कहाँ? राजगृह। कब? जिस साल ही मरे थे। कौन साल मरे थे? 483 ईसा पूर्व। उसमें राजा कौन था? अजात शत्रु। इस बौद्ध संगति का यार मतलब अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह
483 ईसा पूर्व अजातशत्रु राजा और अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति उसके 100 साल बाद, तो 483 ईसा पूर्व के 100 साल बाद हो जाएगा यार 383 ईसा पूर्व दूसरा बौद्ध संगति। और दूसरा बौद्ध संगति प्यारे बच्चों कहाँ, तो वैशाली। राजा कौन, काल अशोक, और अध्यक्ष सब कामी। और तीसरा बौद्ध संगति कहाँ प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र, पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, तो पाटलिपुत्र पटना। कौन राजा था, अशोक। कब, 251 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष कौन, मोगलीपुत्तिस। और चौथा बौद्ध संगति प्यारे बच्चों 1ली सदी में, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासन काल में। और इस बौद्ध संगति में यार बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। फिर से गहरा सांस लीजिए, याद कीजिए कभी हम लोग ने चर्चा किया था क्लास में कि देखो यार ब्रिटेन में यार 2 मुख्य दल है, लेबर और कंजर्वेटिव। दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यार विंस्टन चर्चिल। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध के बाद आपका यार चुनाव हुआ, और चुनाव में यार देखो कंजर्वेटिव पार्टी से विंस्टन चर्चिल, और दूसरा पार्टी फेमस है यार लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी के यार कैंडिडेट खड़ा हुए हैं क्लीमेंट एटली, जिन्होंने यार वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई, लेबर सरकार आई, तो भारत को आजाद कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। और लेबर पार्टी की सरकार आई, क्लीमेंट एटली यार वहां के यार बने कौन, क्या, प्रधानमंत्री। और वादा के हिसाब से मार्च 1946 में वहां पर यार गठित हुआ कैबिनेट मिशन। क्लीमेंट एटली ने 3 लोगों का दल को तैयार किया, कौन, एमबी अलेक्जेंडर, स्टुअर्ट क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। एक कैबिनेट मिशन यार भारत आया, और भारत आया प्यारे बच्चों, और भारत में जो आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, उसमें मुख्य आपको यार कांग्रेस और मुस्लिम लीग लड़ रही थी। उनको बोला कि भाई आपको आज़ाद करने वाले हैं, और आज़ादी से पहले आप अपना यार, है ना, संविधान बनाइए। और संविधान के लिए बनना था संविधान सभा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार भारतीय लोग आज़ाद नहीं होना चाह रहे, पहले से ही लगे हुए थे। सबसे पहले यार संविधान सभा का मांग 1895 ईस्वी में, है ना जी, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के द्वारा उठाया। स्वराज विधेयक के अंतर उठाया। तो बन गया आपका प्रश्न कि स्वराज विधेयक कौन लाया था, तो आपको कहना है यार बाल गंगाधर तिलक। कब, 1895। 1922 में गांधी जी ने भी यार संविधान सभा के बारे में बोला। 24 में मोतीलाल नेहरू ने भी बोला। लेकिन यार लीगली, आधिकारिक तौर पर संविधान सभा का मांग भारत में आपको उठाने वाले थे आपको यार कौन, 1934 में एम.एन. रॉय। तो पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का मांग सबसे पहले किसने उठाया, सबके नाम रहे, और एम.एन. रॉय के भी नाम रहे, तब तो एम.एन. रॉय भाई। लेकिन स्वराज विधेयक पूछे तो बाल गंगाधर तिलक। प्यारे बच्चों चलिए, अब तो अंग्रेज भी आ गए थे, कैबिनेट मिशन आया, तो भारत का संविधान बनना है। उस समय 40 करोड़ करीब लोग थे। 40 करोड़ का फैसला यार कोई एक आदमी नहीं कर देगा कि लिख देगा धर के। तो हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। उसमें भारत की स्थिति कैसी थी कि यार भारत की स्थिति थी प्यारे बच्चों कि पूरा अंग्रेज शासन कर रहा था। 70% हिस्सा पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन कर रहा था, और 70% हिस्सा पर देसी रियासत था। ऐसा नहीं कि वो आजाद थे, वो भैया जो राजा थे देसी रियासत 30% वाले, वो अंग्रेज को कहे कि छोड़िए ना, आप काहेला कीजिएगा, जितना आप यहाँ से कमाइएगा उससे ज़्यादा हम इसी हर महीने आपको दे देंगे। कंट्रोल में उन्हीं का था, ठीक ना जी। तो इतने सब लोग को यार भारत का संविधान चुनना था। तो प्यारे बच्चों आपको यार इसमें टोटल मेंबर कितने थे, फटाफट याद रख लीजिए, 389। जो अंग्रेज के अंदर जो मतलब की जो चीज था उसे हम कहते हैं कि ब्रिटिश प्रांत के अंदर कितने सीट थे, तो 292, और 4 कमिश्नरी 296,
और देसी रियासत से कितना प्यारे बच्चों? 93। प्यारे बच्चों यार महिला कितनी थी? तो 15 थी। बिहार की महिला कौन थी यार? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। प्यारे बच्चों उससे पहले जानिए कि यार संविधान जब बनाना है तो इसके यार पितामह तो भीमराव अंबेडकर हैं। ये पहले लगे पूर्वी बंगाल से लड़े और पूर्वी बंगाल 15 अगस्त 1947 के बाद बांग्लादेश के रूप में यार पाकिस्तान को मिल गया। 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान को मिल गया। तो यार मुंबई प्रेसिडेंसी, कहाँ प्रेसिडेंसी? मुंबई प्रेसिडेंसी से के पूना सीट से एम.आर. जयकर ने इनके लिए जगह छोड़ा। एम.आर. जयकर। तो प्रश्न बना कि शुरुआत में भीमराव अम्बेडकर ने यार कहाँ से चुनाव लड़ा? तो खटाक से आप कहिएगा कि उन्होंने यार चुनाव लड़ा यार पूर्वी बंगाल से। लेकिन दोबारा कहाँ से? तो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से। कौन सीट खाली किया? तो एम.आर. जयकर। संविधान सभा की पहली बैठक है ना प्यारे बच्चों 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ प्यारे बच्चों। और इसमें यार 208 कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए हैं। 208। इसमें यार 199 पुरुष थे और 9 महिला थी। और सबसे जो बुजुर्ग आदमी थे क्योंकि यार इसका विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, इनका इसका विरोध किया। देसी रियासत को संविधान चाहिए, राजा को चाहिए कि अपना संविधान होना चाहिए, उन्होंने विरोध किया प्यारे बच्चों। तो 9 महिला थी, 199 पुरुष थे। 208 में सबसे सीनियर थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बने यार अस्थायी अध्यक्ष। प्यारे बच्चों आगे आइएगा तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने यार उद्देश्य प्रस्तावना रखा जो आगे जाकर यार आप लोग कमेंट करेंगे कि उद्देश्य प्रस्तावना कब पारित हुआ। उद्देश्य देखना भी तो चेक भी तो करना पड़ेगा ना। उद्देश्य प्रस्तावना कब पारित हुआ आप लोग यार इस पर कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। अब यहां से आइए यार भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसके कानूनी सलाहकार बी.एन. राय थे। ये 26 नवंबर 1949 के बनकर तैयार हुआ। और जिसमें बना तो अनुच्छेद कितने थे? तो 395। आज भी मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395। उसमें भाग कितने थे? 22। आज भी मूल भाग कितने हैं? तो 22। और ऐसे कितने हो गए हैं? 25। भैया उस समय अनुसूची कितनी थी? 8। आज कितनी अनुसूची है? तो 12। प्यारे बच्चों जो 12 अनुसूची है, लेकिन संविधान जब चालू हुआ था तो कितने अनुसूची थे? 8। पहला अनुसूची क्या कहता है? पहला अनुसूची कहता है कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची कहता है कि यार वेतन भत्ता पेंशन। और तीसरा अनुसूची कहता है शपथ, है ना जी, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा उसके बारे में है। चौथा अनुसूची प्यारे बच्चों ये डिक्लेयर कर रहा है कि राज्यसभा से किस राज्य से कितने चुन के जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250। इसमें राष्ट्रपति चुनते हैं 12। राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है वो 30 वर्ष। उनका यार जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष। कौन सी सभा कभी खत्म नहीं होती है? राज्यसभा, है ना जी। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन। उच्च सदन। राज्यसभा का सभापति कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति। भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हुए? तो भारत के यार पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हाँ आइए यहाँ पर भैया राज्यसभा में चुन के जाना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है यार विधायक। उत्तर प्रदेश से 31 जाते हैं, बिहार से जाते हैं यार 16। तो चौथा अनुसूची ये फैसला करता है कि किस राज्य से कितने, है ना जी, चुने जाएंगे, राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। पांचवा अनुसूची प्यारे बच्चों आपको यार 12 राज्यों में जनजातियों को संरक्षित कर रहा है। छठा अनुसूची मात्र 4 राज्य
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के लिए है ना संरक्षण प्रदान कर रहा है। 7वां अनुसूची हमें कह रहा है प्यारे बच्चों, है ना, किसके बारे में? तो भैया कौन सा ताकत यार केंद्र के अंदर होगा, कौन से राज्य के अंदर होगा, कौन दोनों मिलकर संभालेगा, है ना जी? तो केंद्र, राज्य और समवर्ती लिस्टों के बारे में बात कर रहा है। और प्यारे बच्चों 8वां अनुसूची यार आपको यार क्या कह रहा है? भाषा। संविधान बना था तो यार भाषा कितने थे? तो सब भाषा यार 14 था। 15वां भाषा संविधान में कौन शामिल हुआ? तो सिंधी। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967। प्यारे बच्चों उसके बाद यार आपको यार कौन भाषा शामिल हुआ? तो 71वां संविधान संशोधन में आपको यार मणिपुर, नेपाली और कौन? कोंकणी। मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। चलिए भैया 2003 में यार है ना 4 भाषा और शामिल हुआ आपको यार, मैथिली, संथाली, है ना जी, डोंगरी और बोडो। तो संविधान में वर्तमान में कितने भाषा हैं? तो 22। 9वां अनुसूची भूमि सुधार और इसे जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन के तहत। 10वां अनुसूची यार दल बदल, है ना जी। 11वां अनुसूची ग्राम पंचायत और 12वां अनुसूची प्यारे बच्चों क्या? तो नगर पालिका। गहरा सांस लो ना, गहरा सांस लो, है ना। मैंने कहा है तो उतना यार मटेरियल मैं इसमें दूंगा, उतना टॉपिक को मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। जिससे आपको यार मस्त रिवीजन मिले, रिचार्ज मिले। आपको रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। बच्चा लोग हम लोग यार फिजिक्स में मात्रा की इकाई किए थे। अब देखो यार बीमीय सूत्र निकलवाना तो संभव नहीं है यहाँ पर है, वो तो तुमको मतलब कि ट्रिक है, निकालिएगा। लेकिन यार आप याद रखिए आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज, प्रतिरोध ओम, विभवांतर वोल्ट, आवेश कूलाम, श्यानता पॉइज, श्यानता पॉइज, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। याद रखो जो क्लास किए हुए प्यारे बच्चों, मैं डूब गया हूं आपको दम देने के लिए। ज्योति तीव्रता कैंडेला। प्यारे बच्चों भार बल प्रणोद का MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से आपको यार मात्रक हुआ क्या? तो न्यूटन। लेकिन इसका CGS मात्रक क्या हुआ? डाइन। प्यारे बच्चों यार 1 न्यूटन में कितने डाइन? तो आप कहिएगा 10 के ऊपर 5 डाइन। उसी तरीका से कार और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक यार जूल। प्यारे बच्चों 1 जूल। अब जूल का, कार और ऊर्जा का MKS पद्धति से मीटर किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो जूल। लेकिन CGS, अगर हम CGS पद्धति से देखेंगे प्यारे बच्चों, CGS पद्धति से देखेंगे, CGS पद्धति से देखेंगे तो क्या होगा? अर्ग। और प्यारे बच्चों यार एक अर्ग में यार आपको कितना? तो 10 के पावर यार एक जूल में आपको यार 10 के पावर 7 अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग। भाई मैंने आपको बताया था कि देखो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला, है ना जी। और चुंबकीय क्षेत्र का प्यारे बच्चों CGS मात्रक गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आपका वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक यार आपका क्या? तो मैक्सवेल। और मैंने बताया था कि चुंबकीय रेखा हमेशा, चुंबक में 2 ध्रुव हैं, चुंबक को लटका के छोड़ दीजिएगा तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप चला जाएगा। तो चुंबक का जो मतलब कि जो रेखा है वो यार उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है और चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। लेकिन मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि 2 तरंग, पहला यांत्रिक, दूसरा अयांत्रिक। यांत्रिक का बात करेंगे तो यार यांत्रिक में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ को छोड़ो, मैंने बात किया था अनुदैर्घ्य का। भैया अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है। अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है प्यारे बच्चों, तीनों में चलता है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में तेज चलता है, गैस में स्लो चलता है। ये संपीड़न से विरलन की ओर चलता है, संपीड़न से विरलन की ओर चलता है। प्यारे बच्चों
ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। फिर आइए, फिर हम लोग ने बात किया था तापमान और आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तापमान और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मतलब कि यार मैं बताया था आपको कि वायु में जल वाष्प की मात्रा, तो तापमान और आर्द्रता बढ़ने से आपको यार ध्वनि का वेग बढ़ेगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा तो यार 0.61 मीटर प्रति सेकेंड यार ध्वनि का वेग आपको यार बढ़ेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड आपका यार ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। प्यारे बच्चा, तो तापमान और आर्द्रता से बढ़ेगा पर दाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड में जो कण जितना बार कंपन करे, मान लो यार 1 सेकंड में 10 बार कांपा, तो 1 सेकंड में जो कण जितना बार कंपन करे यार वो कहलाता है आवृत्ति। अगर 10 बार कांपा तो 10 हर्ट्ज आवृत्ति, 20 बार यार तो 20 हर्ट्ज, 30 बार तो 30 हर्ट्ज। लेकिन एक कंपन में लिया गया समय आपका कहलाता है आवर्तकाल। एक कंपन में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम लोग यार टी से इंगित करते हैं। आवर्तकाल निकालने का यार टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो टी बराबर यार 1/n, टी बराबर 1/n मतलब क्या, टी बराबर 1/n, n यहाँ पर क्या आवृत्ति। अब खुद तुम देखो यार कि अगर यार एक है ना जी, 10 बार ये घूम रहा है यार 1 सेकंड में, ये 10 बार मतलब कि कंपन कर रहा है 1 सेकंड में, तो एक कंपन करने में कितना समय लगेगा, 1/10 सेकंड। तो एक कंपन करने में लिया गया समय को ही कहते हैं आवर्तकाल। तो t बराबर 1/n। प्यारे बच्चों यार मैंने आपको बताया कि भैया आपको यार बताया था कि देखो यार 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति यार अपस्रब, 20 से यार 20,000 जिसको मनुष्य सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज आपको यार श्रब, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर प्यारे बच्चों 20,000 हर्ट्ज से यार आपको यार पराश्रब। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कौन, तो पराश्रब। लेकिन याद करो शुरू से जो क्लास कर रहे हो वही यहाँ तक पहुंचल होगा। मैंने बताया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जी आइंस्टीन, भूल गया रे, जी आइंस्टीन भैया, जी आइंस्टीन। द नैरेटिव ऑफ जर्नी, चार्ल्स मैनसन। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। कल एक नया किताब जोड़े थे, डिवाइन कॉमेडी, दांते, याद है रे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, प्यारे बच्चों कनाडा, न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, डॉलर। और कल मैंने आपको बताया था कि भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम। और प्यारे बच्चों ईरान का मुद्रा है तोबान, और इराक का मुद्रा है दिनार। धीरे धीरे जोड़ेंगे। इराक का मुद्रा है दिनार, जापान का एन, म्यांमार का क्यात, थाईलैंड का मुद्रा क्या है, बात। थाईलैंड का मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों, बात। फिर गहरा सांस लीजिए भाई। देखो यार भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा प्यारे बच्चों, तो पामीर का पठार। दुनिया का बात करें तो पामीर का पठार। लेकिन यार दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीपों का समूह कौन है, इंडोनेशिया। भारत का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा है प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में आपकी है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपका यार ग्रीनलैंड। और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है, इसका पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। यहाँ खूब भूकंप आता है और इसे यार प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। तो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का चौराहा, हवाई द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में। इसका पुराना नाम सैंडविच द्वीप। दुनिया का सिंगल एक सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन, अंडमान निकोबार। और बउआ मेरे जरा बताओ यार कि दुनिया में यार सबसे बड़ा महादेश कौन है, क्या वो महादेश हम लोग जाने थे, है ना जी, 7 गो।
तो सबसे बड़ा महादेश आपका कौन है? एशिया। इसे मानव महादेश और विषमताओं का महादेश कहते हैं। दूसरा महादेश मैंने आपको क्या बताया था? अफ्रीका। अफ्रीका वह महादेश है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विस्पत रेखा तीनों गुजरती है। प्यारे बच्चों, अफ्रीका को अंध महादेश कह रहे हैं। फिर आगे बढ़े यार, तो तीसरा बड़ा महादेश कौन? तो उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिण अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप। और सातवां सबसे छोटा महादेश कौन? ऑस्ट्रेलिया। बचवा देखो यार, अंटार्कटिका में बर्फ है इसलिए श्वेत महादेश कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को यार चिड़िया का महादेश कहते हैं। प्यारे बच्चों, दक्षिण अमेरिका को हम लोग यार चिड़िया का महादेश कहते हैं। और यार प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया, कंगारू का देश, सब करवेले हैं बेटा। कंगारू का देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब आओ यार पहाड़ पर, तो देखो दुनिया का यार सबसे लंबा पहाड़ एंडीज। 4 पहाड़ कम से कम याद रखो, 4-5। खुद सोचो कि अगर सब क्लास तुम अगर मन से तुम लोग करते रहोगे, कोई है चारा कि भूल जाओगे? तो भैया दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ दक्षिण अमेरिका का यार एंडीज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, यार आपको साउथ अमेरिका है। और दूसरा नंबर पर दुनिया का सबसे लंबा पहाड़, दूसरा नंबर पर है यार रॉकी। तीसरा नंबर पर यार दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ आपका लंबा पहाड़ आपको ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको यार तीसरा है, तीसरा। और पहला एंडीज सबसे लंबा, दूसरा रॉकी, तीसरा ग्रेट बैरियर रीफ। पूछ लेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, आप कहिएगा ऑस्ट्रेलिया। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, कट से कहिए। रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। हिमालय कहाँ है? एशिया में। और हिमालय चौथा नंबर पर है प्यारे बच्चों। इतना तो रखो दिमाग। उसी तरह से प्यारे बच्चों आपको यार अफ्रीका में 3 पहाड़ आपको याद रखना है। पहला यार एटलस, कहेगा एटलस पर्वत कहाँ है? तो अफ्रीका में प्यारे बच्चों। एटलस के बाद यार यहाँ पर है किलिमंजारो, किलिमंजारो, मंजारो। तो किलिमंजारो आपका पर्वत कहाँ है आपका? तो अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में। यही याद रखो, किलिमंजारो यार सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है प्यारे बच्चों। एशिया का रीढ़ है ना जी, कुनलुन की पहाड़ी, कुनलुन की पहाड़ी। और ईरान और सीरिया को कौन सा पहाड़ी अलग करता है? तो ईरान और सीरिया के बीच में प्यारे बच्चों, इधर यार ईरान, इधर सीरिया, और इसके बीच में आपको, इसके बीच में आपको है यार गोलन की पहाड़ी, गोलन की पहाड़ी। देखिए यार अनुच्छेद 395 है ना। और भाग के माध्यम से पहला भाग में पहला अनुच्छेद क्या कर रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत में कोई बाहर से आके शामिल होगा। और बाहर से आके शामिल कौन हुआ? सिक्किम। 16 मई 1975 ईस्वी को भारत का 22वां राज्य बना। तीसरा अनुच्छेद क्या कह रहा है कि भाई भारत के अंदर के राज्यों का बंटवारा, जैसे यार तुम्हारा है ना 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर आपको यार 2000 को मतलब कि यार उत्तराखंड बना यार उत्तर प्रदेश से, 15 नवंबर 2000 को यार झारखंड बना, और 2 जून 2014 को यार आंध्र प्रदेश से टूटकर यार आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना। तो अंदर के राज्यों का बंटवारा होगा अनुच्छेद 3 से, बाहर से जाके मिला लेंगे पाकिस्तान के कोई राज्य को तो अनुच्छेद 2 से। और अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत यार राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 4 क्या करता है? अनुच्छेद 2 और 3 को सपोर्ट करता है। फिर यार संविधान के भाग 2 का संबंध किससे? तो नागरिकता से। ये 5 से 11 तक है। 5वां अनुच्छेद क्या कह रहा है? 5वां अनुच्छेद कह रहा है कि यार भारत के नागरिक होने के लिए यहाँ का अधिवास होना चाहिए, यहाँ का निवासी होना चाहिए। अगर वो निवासी नहीं है तो कर माता पिता पितामह नाना कोई ना कोई तो होना चाहिए, जड़ यहाँ होना चाहिए। और तीसरा नियम कहता है कि अगर ये सब नहीं है तो आइए परमिशन लेके 5 साल यहाँ से रहिए और आप ठीक से रहिएगा, अप्लाई कीजिएगा तो हो सके भारत सरकार आपको नागरिकता दे दे।
तो नागरिकता के प्रावधान है। छठा यार अनुच्छेद कह रहा है कि भारत का जब बंटवारा हुआ था धर्म के हिसाब से, हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से, तो यार पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत आ रहे थे और भारत में यार जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो छठा अनुच्छेद पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दे रहा है। और सातवां अनुच्छेद, मान लीजिए कि यार कोई पाकिस्तान गया भारत से और वहां से भारत लौटना चाहे तो उसके संदर्भ में है। और आठवां अनुच्छेद क्या कहता है? आठवां अनुच्छेद कहता है कि भाई है ना, NRI, बात तुम समझते चलिए। NRI देखे हुए होंगे तो यार मजा आ रहा होगा आपको। NRI विदेश में यार है ना, हस्बैंड वाइफ है और उसको बच्चा हुआ और इंडियन है और बेटा को नागरिकता दिलवाना है भारत का, तो प्यारे बच्चों वहाँ यार इंडिया तो आएगा नहीं, तो हर एक राज्य में, हर एक देश में आपको यार सर देश का, इंडिया में भी यार अमेरिका का दूसरा दूतावास है और अमेरिका में भी भारत का दूतावास है, वहाँ पर राजनयिक होते हैं, उस ऑफिस में जाके अप्लाई करना रहता है। और 9वां अनुच्छेद कहता है कि अगर आप किसी दूसरे मतलब कि देश का नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। 11वां प्यारे बच्चों क्या कहता है? 10वां यह कहता है कि आपकी नागरिकता बिल्कुल यार संविधान ही ले सकता है ना जी, इतना आसान चीज नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक तरीका से लिया जा सकता है। और 11वां यार अनुच्छेद है ना, नागरिकता के लिए कानून बनाता है। चलो अब आते हैं यार भाग 3 में। भाग 3 हमारा यार मौलिक अधिकार, जिसका क्लास आज ही आपको गया है। मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग के कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। सबसे पहले यार समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, 5वां संस्कृति और शिक्षा संदर्भ में, और छठा प्यारे बच्चों संवैधानिक उपचार। जो बच्चे ये क्लास नहीं देखे हैं, इस क्लास को यार मन से देख लीजिएगा। आज सुबह ही गया है मौलिक अधिकार, है ना, और मैं रिवाइज तो करा ही दे रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। पहला यार समता और समानता, 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून के समक्ष में राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सब बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 कहता है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 16 कहता है कि यार सरकारी नियोजन में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी में सबको अवसर मिलना चाहिए। तो 17वां कहता है यार अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत बता रहा है ना जी। और 18वां यार उपाधियों का अंत। पूछ देगा आपको कि भैया बताबो, क्या बताबो कि यार विधि के समक्ष सब समान है, कौन अनुच्छेद? तुम चलवा कहेगा 14, और कहेगा कि यार है ना कि छुआछूत किससे संबंध, तुम एकदम फट से याद रखेगा 17। कहेगा सरकारी नियोजन में सबको यार बराबर हक मिलना चाहिए। चिलवा कहेगा कि यार सरकारी नियोजन में मिलना चाहिए, तो अनुच्छेद 16 है ना जी। और कहेगा यार उपाधियों का अंत होना चाहिए, तो तुम खट से कह देगा अनुच्छेद 18। अब देखो यार दूसरा आपका जो है, दूसरा जो आपका मतलब कि जो अधिकार है स्वतंत्रता का, तो स्वतंत्रता के 19 में आइए। अनुच्छेद 19 क्या क्या चीज आपको दे रहा है अधिकार? बोलने का, है ना जी, शांतिपूर्वक ढंग से यार भीड़ इकट्ठा करने का, सभा बनाने का, इस देश में कहीं भी घूमने का, कहीं भी रोजगार करने का, ये अधिकार आपको दे रहा है अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 20 आपको यार है ना स्वतंत्रता दे रहा है, किस चीज के लिए दे रहा है? कि अपराध के संदर्भ में अगर कोई अपराध किसी से हो जा रहा है
तो पहला चीज उसको सजा उसी समय जिस समय अपराध किया और उस समय जो सजा निर्धारित है उसी हिसाब से सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज अपराध किए तो सजा 6 महीना था और अपराध किए तो भोगना पड़ रहा है, लेकिन 1 महीना बाद ओकरा में 6 साल का सजा हो जाएगा, तो नहीं, हम 6 महीना ही। दूसरा, प्यारे बच्चों की जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाया जा सकता है। और तीसरा कि एक बार गलती करेंगे तो सजा एक बार ही मिलेगा। ये कौन है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 आपको क्या कह रहा है ना जी? दैहिक स्वतंत्रता, प्राण का स्वतंत्रता, जीवन का स्वतंत्रता, हमें यार शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, है ना जी, स्वास्थ्य, मतलब जिंदा रहना मेरा अधिकार है, अनुच्छेद 21 कह रहा है। और अनुच्छेद 21 में यार 21 से जोड़ा गया है, जिसमें से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है प्यारे बच्चों। और अनुच्छेद 22 कह रहा है, देखो 20 में अपराध हुआ तो 22 में गिरफ्तारी करने पुलिस आएगा, तो आपका राइट है कारण पूछना। पुलिस पकड़ के फिर भी लेके गया, कारण बताएगा पुलिस, कारण बता के यार थाना ले गया, तो थाना के अंदर यार 24 घंटा ही आपको रख सकता है, और 24 घंटा के अंदर उसको यार मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ेगा और दोष सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो बेल मिल जाएगा। और आपको अपना कानूनी सलाहकार रखने का हक है। ये आपको कौन? 22। फिर देखो यार 23 और 24 जो अनुच्छेद जो है, और जो हमारा यार तीसरा जो मतलब कि आपको मतलब कि अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध। जो 23 है तो किसी का भी शोषण, नर, है ना जी, मेल फीमेल, किसी भी उम्र के लोगों का मानव व्यापार, बंधुआ मजदूर, ये आपको 23। लेकिन 24 स्पेशली, है ना, इसको यार डिक्लेयर किया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 14 उम्र से कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक जगह पर काम पर रखा जा नहीं सकता है। तो 23 सबके शोषण के विरुद्ध, और 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। फिर यार आपका चौथा यार आपका मतलब कि अधिकार हो गया धर्म की स्वतंत्रता, जिसको 25 से 28 के बीच में अनुच्छेद में पढ़ना है। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि आप यार किसी भी, है ना, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धर्म को मान सकते हैं तो उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। प्रबंधन मतलब याग करना, अनुष्ठान करना, है ना जी, आपको यार मतलब क्या प्रवचन करना, है ना जी। और 27 कह रहा है कि भाई फिर चंदा भी दे सकते हैं। और 28 कह रहा है कि इस देश का कोई भी आदमी किसी भी धर्म का साहित्य उपासना को प्राप्त कर सकता है। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 5वां हमारा अधिकार संस्कृति और शिक्षा। तो संस्कृति और शिक्षा के संबंध पर जो अधिकार है 5वां, वो अल्पसंख्यक को दिया गया है। भारत में यार ऐसे सैकड़ों मतलब कि जनजाति लोग हैं जिनकी यार संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक। तो आपका यार 29 अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, और 30 अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण के लिए। प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार जो आपका समाप्त हो चुका है, जब था तो यार अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, लेकिन यार 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया और इसको यार कानूनी अधिकार बना के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। उसी तरह से है ना जी, 7वां यार आपका अधिकार है संवैधानिक उपचार। तो जितना भी मैंने यार बताया कि इतना राइट आपको मिला हुआ है, बोलने का, सभा करने का, है ना जी, धर्म मानने का, है ना जी, आपको इसमें कोई भी बाधा पहुंचाता है तो यार इसका उपचार होगा यार इससे। और उपचार कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कोई नहीं मानेगा तो कहाँ जाएंगे? न्यायालय के पास अपना यार फरियाद करने। बात समझ गए होंगे। जो बच्चे अच्छे होंगे, आज का क्लास निश्चित तौर पर आपको रिचार्ज किया होगा। कल से यार पुनः जैसे हम लोग का चलता है वो सफर आगे बढ़ जाएगा। पॉजिटिव रहिए, है ना जी। और आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप चाह रहे थे कि ऐसा क्लास मिले, लेकिन मैं जानता हूं कि यार जो जुड़ा हुआ है उसको देना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।